कहानी की शुरुआत होती है कोलोराडो की एक खतरनाक जेल में, जहां हमें एक कैदी दिखाया जाता है जिसका नाम था रे। एक दिन उसका सेलमेट आकर रे को बताता है कि एक कैदी अगली सुबह उस पर अटैक करने वाला है। लेकिन अगली सुबह इससे पहले कि वह कैदी रे पर हमला करता, तभी एकदम से रे ने उस कैदी पर हमला करके उसे वहीं पर बुरी तरह पीट डाला। अब रे उस कैदी को और मारता, तभी जेल के सब गार्ड्स वहां पर आ गए और रे को एक ऐसी जगह पर लाया जाता है जहां सबसे खतरनाक कैदी कैद होते हैं। अब रे को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां वो कमरा हर तरफ से पूरी तरह बंद होता है और कमरे में सिर्फ एक टॉयलेट और कुछ कैमरास होते हैं। इन कैमरास से रे पर 24 घंटे नजर रखी जाती थी। अब दूसरी तरफ रे कुछ दिन तक सब गार्ड्स के आने जाने का टाइम नोट करता और सब गार्ड्स की ड्यूटी को भी देखकर अब उसे ये समझ आ गया था कि कैमरा रूम में मौजूद 2 गार्ड्स हर रोज 7 मिनट के लिए कैमरा रूम से बाहर जाकर स्मोकिंग करते थे। अब रे अपने कमरे में रखे टॉयलेट पेपर से कुछ बॉल्स को बनाता है और इन बॉल्स को रे टॉयलेट पेपर के अंदर छुपा कर रख देता है। अब इसी दौरान रे को लंच दिया जाता है, तो लंच में उसे एक मिल्क का पैक मिलता है और मिल्क के पैक से वह एक ट्रांसपेरेंट शीट को अपने पास रख लेता है। जब अगले दिन उसे अपने रूम में लाया गया और तभी वह गार्ड से एग्जैक्ट टाइम का पूछता है, तो आगे से गार्ड उसे बताता है कि 4 बजने में 5 मिनट रहते हैं। इसी दौरान रे 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करना शुरू कर देता है और जैसे ही 10 पर आकर रुकता है और तभी वहाँ जेल में एक लेडी अपनी कार में आती है। दूसरी तरफ वो 2 गार्ड्स जो कैमरा रूम में होते हैं वो 7 मिनट के लिए स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तभी लेडी के कुछ ही आगे आने पर उस कार में एक ब्लास्ट होता है और जेल में हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और जेल के बाहर मौजूद कुछ कैदियों को भी अपने अपने रूम में ले जाया जाता है। तभी एक गार्ड रे के रूम में आता है, लेकिन रे वहाँ से भाग चुका था। दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ी में रे नीचे छुप कर आ रहा होता है और मौका पाते ही रे एक ब्लैक कलर की कार में बैठ जाता है। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि इस कार में जो लेडी एबिगेल और हर्ष, ये दोनों कोई और नहीं बल्कि ये रे के दोस्त होते हैं। अब कुछ दूरी पर जाकर रे के दोस्तों ने रे को एक जगह पर उतार दिया और साथ में एक सिक्का भी दिया जिसका यूज करके रे किसी को कॉल करने वाला है। अब रे उस सिक्के को यूज करके एक नंबर पर कॉल करता है और सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, शो टाइम। और तभी रे के चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं और वो रे को वहीं पर अरेस्ट कर लेते हैं। इसी दौरान एक आदमी वहां पर आता है। ये कोई और नहीं होता है बल्कि ये रे का बिजनेस पार्टनर होता है। अब यहाँ ये आदमी जैसे तैसे करके रे को पुलिस से बचा लेता है। इसके बाद रे और लेस्टर दोनों उस जेल के हेड, जिसके नाम था वार्डन, उसके पास आते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि रे कोई क्रिमिनल नहीं है बल्कि अपनी कंपनी ब्रेसलिन क्लार्क सिक्योरिटी का मालिक है। असल में रे की ये कंपनी दुनिया भर की तमाम जेलों को टेस्ट करती थी। वो जेलों में घुस के फ्लॉज फाइंड करता है ताकि जेल की सिक्योरिटी स्ट्रांग हो जाए और कोई रियल क्रिमिनल वहाँ से ना निकल पाए। अब वार्डन रे से पूछता है कि ये सब तुमने कैसे किया, तो रे जवाब में कहता है कि जेल से भागने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला लेआउट, दूसरा रूटीन और आखिर में बाहर वाले की मदद। रे ये बताता है कि एक बार लेआउट पता चल जाए तो कमजोरी साफ नजर आती है। जेल से निकलने के लिए मैंने जानबूझकर अपने दुश्मन बनाए ताकि मैं आइसोलेशन वार्ड पर जा सकूं, क्योंकि वहाँ पर गार्ड्स बहुत कम थे। रे ये भी बताता है कि उसने रूटीन को भी स्टडी किया ताकि वो वहाँ से भागने का एग्जैक्ट टाइम पता लगा सके। वहाँ उससे ये पता चला कि गार्ड्स हर रोज 7 मिनट के लिए कैमरा रूम से बाहर जाते थे। अब रे को ये पता चल चुका था कि उसके रूम पर रोजाना 7 मिनट के लिए उस पर कोई नजर नहीं रखता था। ये सब देखकर उसने अपनी टीम के लिए एक लेटर रेडी किया और उसमें वो अपनी टीम के लिए कोडेड लेटर लिखता है, जो नॉर्मल लगता है लेकिन उसमें हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि उसके भागने का दिन और टाइम लिखा होता है। अब रे ये भी बताता है कि उसे लंच टाइम पर एक मिल्क पैकेट भी दिया गया था, जिसके ऊपर से उसने एक ट्रांसपेरेंट शीट को निकाल लिया और इसे अपने रूम के लॉक की पैड्स पर लगा देता है, जिससे उसे वो गार्ड के फिंगरप्रिंट्स को हासिल कर सके। जब उसे गार्ड के फिंगरप्रिंट्स मिले तो उस पर 4 फिंगरप्रिंट्स थे। अब उसने जो टॉयलेट पेपर से बॉल्स बनाई थी उनको उसने ट्रे हैच के अंदर डाल दिया था, जिससे वो मुकम्मल बंद ना हो सके। इसी का फायदा उठाकर उस दिन रे वो पासवर्ड डालकर वहाँ से इजीली निकल आया और कैमरा रूम से उसने अपने रूम की फुटेज को कुछ मिनट पीछे कर दिया, जिससे किसी को पता न चल सके। अब रे ये भी बताता है कि मेरे पास 1 मिनट था और मैंने जल्दी जल्दी वहाँ से निकलकर फायर ब्रिगेड सूट पहना और इसी दौरान एबिगेल वहाँ पर आ गई और कार के ब्लास्ट होने का फायदा उठाकर मैं एक कार में छुपकर वहाँ से बाहर निकल आया। ये सब सुनकर वार्डन के होश उड़ गए। अब कुछ महीनों बाद रे वापस अपने ऑफिस ब्रेसलिन क्लार्क सिक्योरिटी में आ जाता है और यहाँ रे को एक लड़की मिलने आई होती है जिसका नाम जेसिका था और ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एजेंट की तरफ से आई है। लेस्टर को रे ये बताता है कि इसे मैंने बुलवाया है। आगे से रे को जेसिका ये कहती है कि आपको इस मिशन के लिए $2 मिलियन की जगह $5 मिलियन दिए जाएंगे, लेकिन रे को इस जेल की लोकेशन नहीं बताई जाएगी। पहले तो रे मना कर देता है, लेकिन लेस्टर रे को जाने के लिए राजी कर लेता है। अब रे और उसकी टीम वाले एक सिटी जिसका नाम था न्यू ऑरलीन्स वहाँ पर होते हैं। अब हर्ष रे को उसकी फेक प्रोफाइल दिखाता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है एंथनी पोर्टोस और रे को ये भी बताया जाता है कि उसे न्यू ऑरलीन्स के एक फेडरल फैसिलिटी में भेजा जा रहा है और रे को उन बॉम्ब बनाने के क्राइम में पकड़ा गया जो इस्तेमाल किए गए पूरे यूरोप और साउथ ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो भी पिछले 10 सालों में। यहाँ हर्ष रे को उसका एवैक्यूएशन कोड भी बताता है, जिससे वो वहाँ पर रॉजर मार्श को अपना कोड बताकर किसी भी टाइम पर वहाँ से इमरजेंसी में निकल सकता है। अब रे जाने के लिए रेडी हो जाता है और हर्ष उसकी बॉडी पर एक छोटा सा ट्रैकर भी लगा देता है, जिससे वो रे की
लोकेशन को देख सके। इसी दौरान रे वहाँ पर खड़ा ही होता है कि तभी एक ब्लैक कलर की कार रे को वहाँ से उठाकर ले जाती है और वो लोग रे की बॉडी से वो ट्रैकर भी निकाल देते हैं, जिससे रे की लोकेशन का सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। वो किडनैपर्स रे को एक इंजेक्शन भी लगा देते हैं, जिससे रे वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब रे को होश आता है तो वो एक ग्लास कैबिन में मौजूद होता है, जहाँ हर तरफ ग्लास के कैबिन होते हैं और सब कैदी उनमें बंद किए होते हैं और इस जेल से निकलना नामुमकिन है। अब रे को वार्डन हॉब्स के पास लाया जाता है और वार्डन उसका स्वागत करता है और रे को उसका कैदी नंबर 7458 बताया जाता है। रे आगे वार्डन से पूछता है कि वार्डन मार्श कहाँ पर है, तो वार्डन हॉब्स बताता है कि यहाँ पर तो कोई भी वार्डन मार्श नहीं है। इसी दौरान रे वार्डन को अपना इवैक्यूएशन कोड बताता है ताकि वो वहाँ से निकल सके, लेकिन वार्डन ने रे को साफ साफ मना कर दिया कि तुम्हारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है और तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा। दूसरी तरफ रे की टीम उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक उसकी लोकेशन नहीं पता चल सकी। अब जब सब कैदियों का ब्रेक टाइम होता है तो रे भी अपने कैबिन से बाहर नीचे ग्राउंड में आता है और तभी वहाँ पर गार्ड्स एक कैदी को लगातार मारते जा रहे थे और यहाँ पर सब कैदियों को किसी भी टाइम पर बिना किसी जुर्म के उन पर जुल्म किया जाता था। रे ये सब देखकर थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन तभी कुछ कैदी रे से लड़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन रे अपनी पावर दिखाकर उन कैदियों के लीडर को बुरी तरह पीट डालता है। इसी दौरान वहाँ पर एक कैदी आता है जिसका नाम एमिल रॉटमायर होता है। ये कैदी बाकी कैदियों को रे से दूर होने के लिए कहता है। अब रे से ये कैदी हाथ मिलाता है, लेकिन रे इनकार कर देता है। एमिल रे से कहता है कि वो एक आदमी जिसका नाम विक्टर मानहाइम है उसके लिए काम करता था और ये जेल वाले उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया है। अब अगले दिन रे अपने कैबिन में मौजूद होता है और रे अच्छे तरीके से अपने कैबिन की जांच कर रहा होता है। दूसरी तरफ एमएल भी रे को देख रहा होता है कि रे जब से आया है जेल को बहुत बारीकी से देख रहा है। अब सब कैदियों को ब्रेक होती है तो रे वहाँ सब सिक्योरिटी गार्ड्स को देखता है, क्योंकि सभी गार्ड्स ने एक ही जैसा सूट पहना होता है और सब गार्ड्स के मुंह पर मास्क लगा होता है। जब एमिल रे के पास आता है तो वो उससे पूछता है कि क्या जानना चाहते हो, तो रे आगे से कहता है मैं उस आइसोलेशन एरिया में जाना चाहता हूँ। तभी रे उसे कहता है एहसान करने का वक्त आ गया है, तो एमिल रे पर अटैक कर देता है और दोनों में एक खतरनाक लड़ाई होती है और इसी दौरान वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहाँ से आइसोलेशन बॉक्स में डाल देते हैं। तभी वहाँ उस बॉक्स की लाइट्स को ऑन कर दिया जाता है, जिससे रे को बहुत तकलीफ होती है। असल में ये लाइट्स हीट करती हैं, जिससे कैदियों को गर्मी से शदीद तकलीफ होती है। तभी रे वहाँ उस बॉक्स में लगे कुछ नेट्स को भी देखता है। इसी दौरान उसके पास एक डॉक्टर उसे देखने आता है और रे उससे इस जेल के बारे में पूछता है, लेकिन वो डॉक्टर रे को कुछ भी नहीं बताता। अब डॉक्टर के बाहर जाते वक्त एक गार्ड डॉक्टर से पूछता है कि रे ने तुमसे क्या पूछा, तो डॉक्टर आगे से उस गार्ड से झूठ बोल देता है कि उसने डिहाइड्रेशन के बारे में पूछा है। कुछ देर में रे और एमएल को आइसोलेशन वार्ड में से निकाल दिया जाता है और एमएल रे से पूछता है कि तुम्हें वहाँ पर कुछ मिला है कि नहीं। आगे से रे एमएल को बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, अगर तुम मुझे एक लोहे का टुकड़ा ला कर दो। तो आगे से एमएल भी मान जाता है और रे से कहता है कि मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा। अब अगले दिन एमएल को वार्डन के पास लाया जाता है और वार्डन एमएल से विक्टर मानहाइम की लोकेशन के बारे में पूछता है, क्योंकि एमएल विक्टर के लिए काम करता था, लेकिन एमएल वार्डन को विक्टर के बारे में कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर देता है। इसलिए वार्डन उसे टॉर्चर करता है। अब इससे पहले गार्ड एमएल को वहाँ से बाहर ले जाते हैं। एमएल मौका पाते ही वो लोहे का टुकड़ा अपने पास छुपा लेता है और उसी दिन एमएल रे से मिलता है और रे को वो लोहे का टुकड़ा दे देता है और एमएल रे के बारे में पूछता है तो रे उसे बताता है कि जेल तोड़ना मेरा पेशा है और अब तक मैं 14 जेल्स को तोड़कर भाग चुका हूँ और इसलिए हॉब्स ने मेरी लिखी गई बुक और एक्सपीरियंस से इस जेल को मजबूत बनाया है ताकि यहाँ से कोई भी ना निकल सके। अब रे एमएल से कहता है कि तुम्हें दोबारा आइसोलेशन में जाना होगा, लेकिन इस बार एमएल मना कर देता है और आगे से रे उसे कहता है कि अगर तुम इस जेल से निकलना चाहते हो तो मेरा ये काम करना पड़ेगा। फिर एमएल इस काम को करने के लिए मान जाता है। अब अगले दिन एमएल लंच टाइम पर जानबूझकर एक आदमी जावेद से लड़ाई करता है और वहाँ सब एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर सब कैदियों को अलग अलग बॉक्स में डाल देते हैं और तभी रे लाइट्स का फायदा उठाकर वहाँ से नेट खोलना शुरू कर देता है। रे सब नेट्स को एक एक करके खोल देता है और एमएल को इशारा करते ही एमएल चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि सभी गार्ड्स का ध्यान रे पर न जा सके। अब रे वहाँ से फायदा उठाकर वहाँ से नीचे जाने लगता है और तभी कुछ नीचे आने पर रे से पानी की एक पाइपलाइन टूट गई, जिससे उस लाइन में पानी भरना शुरू हो गया। जैसे तैसे करके रे उस पाइपलाइन से बाहर आ गया और बाहर आते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये जेल किसी जमीन पर थी ही नहीं बल्कि पूरे समंदर के बीचों बीच थी। यहाँ से रे के भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए रे तुरंत वहाँ से अपने आइसोलेशन में आकर दोबारा उन नेट्स को लगा देता है जिससे किसी को शक न हो पाए। जब रे को वहाँ से निकाला जाता है तो एमिल रे से पूछता है कि काम हुआ कि नहीं। आगे से रे कहता है कि हाँ और एमिल पूछता है कि हम कहाँ पर हैं, तो वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ एबिगेल और हश लेस्टर के पास आते हैं और उसे वो चेक देते हैं जो कि फ्रीज हो चुका था और एबिगेल रे के बारे में पता करने के लिए लेस्टर से बोलती है कि रे कहाँ पर है, लेकिन लेस्टर आगे से कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। इधर वार्डन गार्ड से पूछता है कि गड़बड़
कहाँ पर हुई है, तो गार्ड वार्डन को बताता है कि बॉक्स 2 के नीचे। तो आगे से वार्डन कहता है कि वहाँ पर तो पोर्टोस बंद था। असल में वार्डन को ये नहीं पता होता कि ये रे है, क्योंकि वार्डन को रे की फेक आइडेंटिटी दी गई थी जिसमें उसका नाम एंथनी पोर्टोस लिखा हुआ था। जब वार्डन रे के बॉक्स में जाता है तो उसे वहाँ कुछ नेट्स मिलते हैं, जिसे देख वार्डन को शक होता है, लेकिन गार्ड वार्डन से कहता है कि ये नेट्स जंग और पानी की तेज बहाव की वजह से निकल गए हैं। तो इस बात पर वार्डन यकीन कर लेता है। अब यहाँ लेस्टर वार्डन को रे की सारी सच्चाई बता देता है कि उसका असली नाम रे है और वो अब तक 14 जेलों को तोड़कर वहाँ से निकल चुका है। लेस्टर वार्डन से कहता है कि अगर रे वहाँ से ना निकल पाया तो उस जेल से कोई भी नहीं निकल पाएगा। लेस्टर वार्डन को बताता है कि ईमेल से पता करो कि वो विक्टर मानहाइम कहाँ पर है। इस वक्त सिर्फ वही जानता है, और अगर उसने हमें बता दिया तो सारी बैंक कंपनियां हमें बहुत पैसा देंगी, क्योंकि उसने एक ऐसा खतरनाक प्रोग्राम बनाया है जिससे वो सब वर्ल्ड बैंकिंग को पलट कर रख देगा। इसके बाद जेल में रे को गार्ड्स बहुत मार रहे होते हैं। अब रे को इसलिए टॉर्चर किया जा रहा होता है ताकि रे हिम्मत हार जाए और इस जेल से न भाग सके। लेकिन जेल में एमएल उसे हिम्मत देता है और कहता है तुम कर सकते हो। एमएल रे से कहता है कि हार मत मानो, इन सबको तुमने तोड़ना होगा। रे एमएल को बताता है कि पहले वो एक लॉयल था और उसने एक आदमी को जेल करवाई थी। उसने कसम खाई थी कि वो मुझसे बदला लेगा, और उस आदमी ने हर दिन 3 साल तक उसी कसम के बारे में सोचा, उस जेल से बाहर जाने का रास्ता प्लान करते हुए, और ये प्लान करते हुए कि वो अपनी कसम कैसे निभाएगा। और एक दिन उसने मेरे परिवार को मार डाला और उसी दिन से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। और ईमेल उसे कहता है कि अब तुम्हें अपने दुश्मनों से बदला लेना होगा। ईमेल रे से कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इस जेल में ही मर सकते हो या फिर मेरे साथ यहाँ से बाहर भाग सकते हो, और जिन्होंने तुम्हें अंदर डाला उन्हें सजा दे सकते हो। अब ये देख रे में एक जज्बा आता है। अब रे और ईमेल दोनों वहाँ पर सब गार्ड्स की रूटीन को जानने के लिए वो उन्हें कुछ नाम देते हैं, और रे ईमेल से कहता है कि सबसे पहले हमें पता करना होगा कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं। रे ईमेल से कहता है कि ये सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है। इसलिए लंच के टाइम ईमेल रे को एक छुरी से उसको जख्मी कर देता है, जिससे वो डॉक्टर के पास आ जाता है। अब रे डॉक्टर से पूछता है कि हम कहाँ हैं, लेकिन डॉक्टर रे को आगे से कुछ नहीं बताता है, और तभी रे एकदम नीचे गिरता है और वहाँ से एक इंजेक्शन और एक पेपर अपने पास छुपा लेता है। अब लंच टाइम रे को ईमेल एक पेन देता है और रे वहाँ पर फायदा उठाकर एक मेजरिंग डिवाइस रेडी करने लग जाता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ कैमरा रूम से वार्डन को रे पर शक हो जाता है, और तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर रे को पकड़कर वार्डन के पास ले आते हैं। यहाँ वार्डन दोबारा रे का स्वागत करता है और बताता है कि तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ पता चल चुका है। तो आगे से रे बोलता है कि मुझे जाने दो। वार्डन रे को बताता है कि मैंने तुम्हारी ही बुक को देखकर ये जेल बनाई है और अब इस जेल से तुम नहीं भाग सकते। आगे से रे वार्डन को कहता है कि मैं तुम्हें विक्टर मानहाइम का पता बता सकता हूँ, क्योंकि ईमेल तुम्हें विक्टर के बारे में कभी भी नहीं बताएगा, और तुम्हें जो चाहिए वो मैं ही दिला सकता हूँ। तभी ये सुनकर वार्डन मान जाता है और रे से कहता है कि तुम मुझे विक्टर के बारे में सब कुछ बताओ, उसका नाम, लोकेशन और इस वक्त वो कहाँ है, और जो बातें तुमने एमएल से की हैं वो सब भी मुझे बतानी होंगी, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ। आगे से रे भी डील डन कर लेता है और वापस आने के बाद रे एमएल से कहता है कि मैं तुमसे चालाकी कर रहा हूँ। रे एमएल से कहता है कि जो डिवाइस मैंने तुम्हें दी है वो डिवाइस जावेद को दे दो और उसे बताओ उस डिवाइस को कैसे यूज करना है, क्योंकि वो जावेद पर कभी भी शक नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर एमएल जावेद के पास आता है और उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। अब जावेद भी इस मिशन में रे के साथ मिल जाता है। अगले दिन जावेद वार्डन को ये बताता है कि एमएल और रे यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जावेद वार्डन से कहता है मैं तुम्हें सब कुछ तब बताऊंगा जब तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे। जावेद अपनी ख्वाहिश बताता है कि मैं अपने सेल में खुले आसमान में अपने रब से दुआ करना चाहता हूँ। आगे से वार्डन भी मान जाता है। अब रात में जावेद अपने सेल में खुली रात बैठा होता है और मौके का फायदा उठाते ही वो उस डिवाइस से इस जगह की लोकेशन को मेजर करने लग जाता है। अगले दिन रे को एमिल वो पेज देता है जिस पर जावेद ने मार्क किया होता है, और ये सब देखकर रे को पता चलता है कि वो मोरक्को के आसपास है। अब आगे से एमिल रे को बताता है कि मैं यहाँ पर एक आदमी को जानता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो उस आदमी तक लोकेशन कैसे पहुँचाएगा। इसलिए इस काम के लिए भी रे डॉक्टर के पास आता है और जैसे तैसे करके उसे मना लेता है। उसके बाद रे वार्डन को विक्टर मानहाइम के बारे में एक झूठी लोकेशन बता देता है, जिससे वार्डन थोड़ा खुश हो जाता है। इसी दौरान रे एमिल के पास आकर उसे बताता है हमारे पास 24 घंटे हैं, इससे पहले वार्डन को पता चल जाए कि हमने उससे सब झूठ बोला है। अब रे एमिल से पूछता है कि तुम सी ब्लॉक में किसी को जानते हो। यहाँ वार्डन को जावेद रे का झूठा प्लान बताता है और वार्डन कैमरा रूम से उस पर नजर रखता है, और तभी रे वहाँ पर एक पेन से उस जगह पर कुछ कोड लिख रहा होता है। ये देख वार्डन रे की बुक को चेक करना शुरू कर देता है और वहाँ पर उसे टैप कोड टेबल मिलती है, जिसे वार्डन डिकोड करता है और उसे पता चलता है कि ये लोग सेल ब्लॉक सी से भागने वाले हैं, और वार्डन उस जगह पर सिक्योरिटी को हाई कर देता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एमिल के उस आदमी को इस जेल की पूरी लोकेशन सेंड कर देता है। इसी दौरान सेल ब्लॉक ए में रे और एमिल आ जाते हैं, क्योंकि ये तीनों सेल ब्लॉक ए से भागने वाले थे। ये उनका प्लान था ताकि सब सिक्योरिटी गार्ड सेल ब्लॉक सी में भेज दिए जाएं। अब सेल ए में जावेद, रे और एमिल तीनों सबका ध्यान भटकाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, और मौके का फायदा उठाकर एमिल, रे और जावेद वहाँ से ऊपर कार्गो की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही रे ऊपर आता है तो उसे सिक्योरिटी कैमरास मिलते हैं
जिन्हें वो वहाँ पर ही ब्लॉक कर देता है, जिससे अब वार्डन उन्हें देख नहीं सकता था। ये सब देख वार्डन पूरे कार्गो में लॉकडाउन लगा देता है, जिससे सब गेट्स बंद हो जाते हैं और रे, एमिल और जावेद के बाहर निकलने से पहले ही वो लाइन बंद हो जाती है जिससे उन्होंने बाहर निकलना था। इसलिए अब रे को दोबारा वापस जाना पड़ा। दूसरी तरफ बाहर एमिल का दोस्त भी अपना हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। इधर वापस जाते वक्त जावेद को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। तभी एक कमरे में आकर वो छुप जाते हैं। इसी दौरान जावेद हिम्मत हार जाता है। तभी रे और एमिल को जवाब दे देता है कि अब मेरा मरना यहीं पर है और मैं आगे नहीं जा सकता। अब बाहर जाने के लिए कार्गो की बिजली को बंद करना था, जिससे वो बाहर जा सके। इसलिए रे पावर को ऑफ करने के लिए वहाँ से चला जाता है। पीछे एमिल जावेद से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, लेकिन जावेद एमिल को ना कर देता है और एमिल से उसकी गन लेकर उसे अलविदा कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और जावेद को वहीं पर मार डालते हैं। दूसरी तरफ रे इंजन रूम में आकर कार्गो की सब पावर को ऑफ कर देता है। इधर एमिल शिप से बाहर निकल चुका था और सभी गार्ड्स को एक एक करके मार देता है। अब वार्डन और उसके गार्ड्स रे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन रे वहाँ एक वाटर टैंक में छुपा हुआ था। इसी दौरान एक गार्ड कार्गो की पावर ऑन कर देता है, जिससे रे को वहाँ से निकलना पड़ता है और वो कार्गो से नीचे समुद्र में कूद जाता है। लेकिन एमिल वहाँ पर उसे देख लेता है और फिर वो हेलीकॉप्टर से एक स्टेयर नीचे फेंकता है, जिससे रे बच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वार्डन आ जाता है और रे पर फायर कर देता है। ये देखकर रे भी वहाँ पर रखे ऑयल के टैंकर्स पर फायर करता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और वार्डन और उसके गार्ड सभी वहीं पर मर जाते हैं। आखिरकार रे और एमिल वहाँ से बच निकलते हैं। अब रे और एमिल मोरक्को के एक बीच पर खड़े होते हैं और तभी वहाँ पर एक कार आती है और वही लड़की जिसका नाम जेसिका था वो कार से उतरती है और रे को बताती है कि एमिल ही मनहाइम होता है, क्योंकि जेसिका को ये पता था कि उसके डैड को एक ही शख्स निकाल सकता था और वो था रे। इसलिए जेसिका ने रे को ये मिशन दिया। यहाँ रे को ये पता चलता है कि एमिल रॉटमायर एक कोड है, जिससे उसकी टीम उसका पता लगा सके कि वो कहाँ पर है। इसलिए रे को भी उसका कोड नेम एंथनी पोर्टोस दिया गया था, ताकि एमिल जेल में जान जाए कि उसे यहाँ पर उसकी बेटी ने भेजा है। इसलिए वो वहाँ एंथनी पोर्टोस का नाम सुनकर उससे दोस्ती करना चाहता था। इसी दौरान रे को ये भी पता चलता है कि उसे इस जेल की सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि एमिल को वहाँ से बाहर निकालने के लिए भेजा गया था। अब कुछ दिन बाद जब रे एबिगेल से मिलता है तो वो रे को बताती है कि अगर रे जेल से ना निकलता तो लेस्टर को जेल का सीईओ बना दिया जाता। अब रे को पता था कि लेस्टर कहाँ पर है, इसलिए लेस्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रे का दोस्त हश पहले से ही उसकी गाड़ी में बैठा होता है और हश उसे गाड़ी में ही बेहोश कर देता है। और जब लेस्टर को होश आता है तो वो देखता है कि उसे एक कंटेनर में बंद किया होता है और वो वहाँ चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो एक बड़े कार्गो में था और लेस्टर का वहाँ से निकलना मुश्किल है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा।